हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक, तो देखते हैं हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, 99% ऑफ द बेस सीक्वेंसेस अमॉन्ग द ह्यूमन इज द सेम। अभी हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, जिसमें कि हमें पता चला कि 99.9% जो डीएनए का सीक्वेंसेस हैं, है ना, बेस पेयरिंग का सीक्वेंसेस है, वे हर एक मतलब कि ह्यूमन बीइंग में क्या है, सेम है। सिर्फ 0.1% जो है ना, वो डिफरेंस आती है। ठीक, एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम्स हैज 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक, एज्यूम करते हैं जैसे कि 3 × 10⁹ बेस पेयर जो है वो क्या है, ह्यूमन जीनोम में बेस पेयर है। इन हाउ मेनी बेस सीक्वेंसेस वुड बी डिफरेंट, इसमें से कितने बेस पेयर होंगे जो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसका 0.1% निकाल लेंगे, है ना। 0.1% ऑफ 3 × 10⁹ तो ये हो जाएंगे 3 × 10⁶ बेस पेयर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। It is these differences in sequence of DNA which makes every individual unique in their phenotypic appearances. ये वो डिफरेंसेस है ना, जो क्या करता है, फिनोटिपिक चेंजेस लाता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल के बीच में, है ना। जो फिनोटिपिक अपीयरेंसेस जो डिफरेंट है, वो इसी ये जो है 0.1% जो डिफरेंट बेस पेयर है, इसके वजह से अलग अलग फिनोटिपिक चेंजेस अपीयरेंस आ रहे हैं। बात करते हैं, इफ वन aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of populations, sequencing of DNA every time would daunting and expensive task. हमने देखा कि एक बार डीएनए सीक्वेंसिंग पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस करने में 9 बिलियन US$ का खर्चा हुआ। ठीक, और अगर किसी दो, है ना, इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस पता करना हो, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये पता करना हो, तो ये क्या हो गया, बहुत बड़ा ही डोनेटिंग टास्क हो गया, है ना। मतलब डोनेटिंग मीन्स जटिल टास्क हो गया, मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया एंड एक्सपेंसिव टास्क, और बहुत खर्च होने वाला ये टास्क हो जाएगा। उसके बाद है इमेजिंग ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट ऑफ बेस पेयर, है ना। ऐसा इमेजिन करना कि 3 × 10⁶ जो बेस पेयर है, उसे मतलब कि 3 × 10⁶ जो डिफरेंट है, इसे एक दूसरे से कंपेयर करना, है ना। कितना बड़ा टास्क है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, है ना, यहाँ पे इसका मदद लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is a very quick way to compare DNA sequences of any two individuals. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से किसी दो इंडिविजुअल के बीच में जो डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंसेस है, उसे पता करना क्या है, बहुत आसान हो जाता है। इसके आगे देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन, है ना। DNA fingerprint involve identifying difference in some specific region of DNA sequence called repetitive DNA, है ना। ये जो है, इस DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम उस सीक्वेंसेस पे ज़्यादा गौर करते हैं जो कि अनट्रांसक्राइब्ड है ना, जिसका मतलब कि ट्रांसक्रिप्शंस नहीं होते हैं। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस कॉल द रिपीटेटिव डीएनए, और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए चल रहे हैं, है ना, जिसका कोई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव नहीं होते हैं वो, और उसी में हम लोग डिफरेंसेस पता करेंगे। ठीक है, बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मेनी टाइम्स। इसमें क्या होता है ना कि एक छोटे स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो है
है ना। जैसे कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लगभग 1000 बार, 10,000 बार, ऐसे इतने टाइम्स में रिपीट हो रहे हैं एक ही सीक्वेंसेस। ठीक, दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है उसे हम कैसे पता करते हैं, उसे हम कैसे निकालते हैं, पूरे के पूरे डीएनए में से उसे कैसे निकालेंगे। तो जब हम डीएनए का, है ना, पूरे के पूरे डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब कि डेंसिटी के बेसिस पे उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे पूरे के पूरे डीएनए का। ठीक, तो जहाँ पे एक ही टाइप का रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ठीक, और जहाँ पे मिक्स है ना, आप गौर करो कि जहाँ पे एक ही टाइप का डीएनए सीक्वेंसेस है उसमें रिपीटेशंस आ रहे हैं, ठीक, सेम टाइप का, तो उसका क्या होगा, डेंसिटी दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक, जहाँ पे अलग अलग नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है ना, या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस नहीं है, तो उसका अलग डेंसिटी बनेगा, और उस पार्ट का जिसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस इतने ज़्यादा हैं तो उसका उसका क्या बनेगा, डेंसिटी उसका डेंसिटी अलग बनेगा। तो इस तरह से डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशंस करेंगे तो, है ना, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस एंड नॉन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस के डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, द बल्क डीएनए फॉर्म्स ए मेजर पीक, है ना, बल्क डीएनए फॉर्म्स ए मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए है, वो क्या होता है, एक मेजर पीक बनाता है, मतलब कि उसमें ज़्यादा अमाउंट होता है, मेजर पीक होता है, एंड अदर स्मॉल पीक, और छोटा पीक्स बनते हैं। डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशंस करेंगे तो एक ज़्यादा उसमें बनेगा और एक कम बनेगा। ठीक, स्मॉल पिक्स रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए, और जो इसमें छोटा पिक बनेगा उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, सैटेलाइट डीएनए उसका नाम रखते हैं। डिपेंड अपॉन बेस कंपोजिशन, एटी रिच या फिर जीसी रिच, है ना, एडनिन थायमिन का रेशियो ज़्यादा है या फिर ग्वानिन इज टू साइटोसिन का रेशियो है ना, वो ज़्यादा है ना। मतलब कि सैटेलाइट डीएनए को लेंथ ऑफ सेगमेंट, कितना बड़ा लेंथ ऑफ सेगमेंट है रिपीटेटिव डीएनए का, एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। द सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरी सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। अब हमारे काम का इसमें से जो बल्क डीएनए था वो तो निकल गया, छोटा जो स्मॉल पीक आया था उसे बोलते हैं क्या, सैटेलाइट डीएनए। ठीक, छोटा जो पीक आया उसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, और उस सैटेलाइट डीएनए को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसमें एटी रीच ज़्यादा है या फिर सीजी रीच ज़्यादा है, लेंथ ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस बड़ा है छोटा है ना, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, है ना, इसमें ज़्यादा है कम है। बहुत सारे कैटेगरी में बातें, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट हो गए, मिनी सैटेलाइट हो गए ना, इसके बेसिस पे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट हम लोग उसे बांटते हैं। दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, और ये जो सैटेलाइट है ना, ये जो सीक्वेंसेस है, जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है, ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन को क्या करता है ना, कोड नहीं करता है। ठीक, बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन ये बहुत बड़ा जीनोम का क्या बनाता है, मतलब कि जो हमारा जीनोम है ना, डीएनए सीक्वेंसेस है, उसमें बहुत बड़ा रीजन यही है। 25,000 से 30,000 जीन हमें मिला था, बाकी तो पूरा का पूरा डीएनए ऐसे ही है। ठीक, तो अब आप इसमें देखो कि जो डीएनए सीक्वेंसेस प्रोटीन को कोड करता है, ठीक, उसमें अगर म्यूटेशंस हो गए तो हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो लीव ना कर पाए, वो सरवाइव ना कर पाए। ठीक, लेकिन अगर इस, है ना, जो सैटेलाइट रीजन में जो भी किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनाता और इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाए, है ना, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, है ना जी, तो इस तरह के म्यूटेशंस हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मली प्रोटीन बनाने का जीन है वो तो नॉर्मल है। अब ये ऐसा जीन है जिसका कुछ काम ही नहीं है, ऐसा डीएनए सीक्वेंसेस है जो सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए है, उससे किसी भी प्रकार का प्रोटीन बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि
जैसे जैसे ना ह्यूमन पॉपुलेशन आगे बढ़ रहा है ना, उसमें क्या होगा, इस जगह पे है ना, जो प्रोटीन नहीं बनाता है इस जगह पे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, वेरिएशन आएंगे भी, और ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी होंगे। लेकिन अगर उस डीएनए सीक्वेंसेस में वेरिएशंस आ जाएंगे जो कि क्रूशियल है फॉर सर्वाइविलिटी, तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन आगे ही नहीं बढ़ेगा, वहाँ से क्या होगा, वो वहाँ से डिक्लाइन कर जाएगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन्स नहीं आएगा। तो इसीलिए इस जो सैटेलाइट रीजन्स है ना, इसमें डिफरेंसेस हमें मिलते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, इसमें म्यूटेशंस हमें मिलते हैं बहुत ज़्यादा, और वो म्यूटेशन कैरी होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और दिस इज़ द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और यहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस आता है। आगे हम लोग देखेंगे, दिस सीक्वेंसेस सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या है, ठीक है, हम आगे इसी पैराग्राफ के आगे बताया गया है। तो अभी हम सिर्फ समझते हैं कि दिस सीक्वेंसेस सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो सीक्वेंसेस हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स आ रहे हैं, है ना, एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स है, ये क्या करता है कि बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाता है, कि इसी के बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनता है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एनसीईआरटी जब एक्सप्लेन करेगा उस समय हम आपको बताएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, है ना, सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, सलाइवा, स्पर्म्स, है ना, from an individual show the same degree of polymorphisms, they becomes very useful identifications tool for forensic applications। मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल हैं, चाहे वो हेयर फॉलिकल हो, है ना, स्किन हो, बोन हो, सलाइवा हो, स्पर्म का सेल हो, उसमें डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो होगा ना वो सेम होगा। ठीक, और ये है ना, आइडेंटिफिकेशंस फॉरेंसिक एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत उपयोग आता है, क्योंकि आपका अगर कोई भी सेल मिल गया, है ना, हेयर फॉलिकल मिल गया, स्पर्म सेल मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन, है ना, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पेरेंट्स और चिल्ड्रेंस में क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से वो जो पैटर्निटी डिस्प्यूट होता है ना, कि ये हमारा बच्चा है या नहीं है, किसी पेरेंट का बच्चा है या नहीं, इस मैटर पे अगर डिस्प्यूट होता है तो वहाँ भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है। क्योंकि जो पॉलीमॉर्फिज्म अगर पेरेंट में है, सेम पॉलीमॉर्फिज्म अगर उसके चाइल्ड में भी है, तो ये प्रूफ करता है कि उसका बच्चा है, ठीक है, उसका चाइल्ड है। अब देखते हैं, as polymorphisms in DNA sequences is the basis of genetic mapping of human genomes as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms। ना, जहाँ हम लोगों ने देखा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वहाँ भी डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशंस था कि हम एक साथ पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रेच को रीड नहीं कर सकते हैं, उसमें डीएनए का सीक्वेंसेस पता नहीं कर सकते हैं, जो सेवेरो और कहा ने जो मैकेनिज्म्स प्रिपेयर किया था, है ना, दैट ऑल्सो बेस्ड ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो अब हमें इस पॉलीमॉर्फिज्म को समझना क्या है, जरूरी है। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म्स का मतलब हुआ कि वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल, वेरिएशंस जो है ना वो जेनेटिक लेवल में वेरिएशंस देखते हैं, उसे पॉलीमॉर्फिज्म्स बोलते हैं। अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशंस, जीन के लेवल पे जो म्यूटेशंस होते हैं उससे पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप होते हैं। रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस इन इफेक्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन चैप्टर 4 एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन दिस चैप्टर्स। चलिए, अब क्या है, न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन इंडिविजुअल्स आइदर इन सोमेटिक सेल और इन जर्म सेल। ठीक है, न्यू म्यूटेशन, नया नया जो म्यूटेशन होगा वो या तो सोमेटिक सेल में होगा या फिर जर्म सेल में होगा।
अगर सोमेटिक सेल में हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म जब डेड होगा तो उसके साथ ही वो म्यूटेशंस भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर जर्म सेल में अगर वो म्यूटेशन हुआ तो वो नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। सेल्स दैट जनरेट गैमेट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, इफ द जर्म सेल म्यूटेशंस डज नॉट seriously impact individual ability to have offspring who can transmit the mutations, it can be spread to the other member of populations through sexual reproductions। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो म्यूटेशन अगर जर्म सेल में हुआ, ठीक, और ये म्यूटेशंस उस इंडिविजुअल के सेक्सुअल एबिलिटी पे, है ना, ऑफस्प्रिंग पैदा करने की एबिलिटी पे अगर ये इम्पेयर नहीं करता है, मतलब उसमें दिक्कत नहीं देता है, तो ये म्यूटेशन जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा उसके नए जनरेशन्स में, और उससे क्या हो जाएंगे, उस जनरेशन से फिर आगे पॉपुलेशंस में आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे सेम म्यूटेशन। ठीक, उसके बाद देखते हैं एलिलिक। अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम चैप्टर 4। Allelic sequences variations has traditionally been described as DNA polymerism if more than one variant of allele at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01। अभी ये पॉलीमॉर्फिज्म्स हम लोगों ने पहले से ही इसे देखना स्टार्ट किया, जब जैसे कि मल्टीपल एलेलिज्म्स, उसमें भी क्या होता था कि किसी एक एलील में ना डिफरेंस होते थे, है ना, म्यूटेशन के वजह से डिफरेंस आया तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील बन गया, और उससे क्या होता था कि उसके मतलब कि रिप्रोडक्शंस करने की एबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं होता था, तो वो जनरेशंस आगे आगे चलता गया। ठीक है, वो क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, तो उससे क्या हुआ कि ये मल्टीपल एलिलिजन्स पूरे पॉपुलेशंस में क्या हो गए ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसी तरह का जो होता है सैटेलाइट रीजन्स में भी ऐसे म्यूटेशंस होते रहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशंस एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट रेफर टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स। अगर सिंपल टर्म में बोलेंगे तो इनहेरिटेबल म्यूटेशंस मतलब वो म्यूटेशन जो इनहेरिट हो सकता है, पेरेंट से प्रोजेनी में जा सकता है, इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी। अगर इसे पॉपुलेशन में देखा गया हाई फ्रीक्वेंसी मोर देन 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा देखा गया, तो रेफर टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका नाम क्या दिया जाता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स का नाम दिया जाता है। The probability of such variation to be observed in non-coding sequences would be higher, as mutation in these sequences may not have any immediate effect or impact in individuals' reproductive ability। सेम बात बता रहा है कि इस तरह के मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन जो होते हैं उस रीजन में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे जो कि नॉन कोडिंग है ना, जहाँ से आरएनए फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उससे क्या होता है वो डायरेक्ट इम्पेक्ट नहीं करता है उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, है ना, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे इम्पेक्ट नहीं करता है, तो वो जैसा म्यूटेट हुआ उसी तरह से आगे दूसरे जनरेशन में बढ़ता चला गया। These mutations keep on accumulating generation after generations and form one of the basis of variability or polymorphisms। ये म्यूटेशन जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते 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 एक्यूमुलेट होते रहता है। एक जनरेशन में कुछ म्यूटेशन हुआ, अगले में कुछ म्यूटेशन हुआ, तो ये म्यूटेशन ऐड होते रहता है उसमें, और ऑन द बेस एंड फॉर्म द वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स, और ये एक बेसिस बन जाता है जिससे क्या होगा उसमें पॉलीमॉर्फिज्म्स आ जाएगा। अब बोल रहा है there is variety of different type of polymorphism ranging of single nucleotide changes to very large scale changes। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकता है एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हो या फिर पूरा का पूरा लार्ज स्केल पे चेंज हो, तो इस तरह के चीजें भी हो सकते हैं। फॉर इवोल्यूशंस एंड स्पेसिएशंस, है ना,
for evolution and speciation. Such polymorphism play very important role, and you will study this in detail in higher classes. ना स्पेसिएशंस मतलब कि नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होना या फिर इवोल्यूशंस होना, तो इसमें ये जो पॉलीमॉर्फिज्म्स है, नए नए डीएनए नए नए कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, तो इसका बनना जो होता है ना, ये स्पेसिएशंस या फिर इवोल्यूशंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एल.एस. जेफरेज, है ना। एल.एस. जेफरेज के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक सबसे पहले डेवलप किया। ही यूज सैटेलाइट डीएनए एज प्रूव दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को एज ए प्रोब यूज किया, ठीक है ना, एज ए प्रोब यूज किया, दैट शो द वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR, और इसे क्या बोला गया, इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। किसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे, है ना, वेरिएबल नंबर मतलब कि टेंडम रिपीट मतलब एक ही तरह के जो जीन है ना, वो एक ही तरह के डीएनए सीक्वेंसेस है ना, बहुत टाइम जो है वो रिपीट हुआ। द टेक्निक्स आर यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशंस, साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेवल्ड VNTR एज ए प्रोब, है ना। साउदर्न ब्लॉट में इसमें क्या होता था कि रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब का यूज किया जाता था। मतलब कि साउदर्न ब्लोटिंग एक प्रोसेस है जिसमें पता करते हैं कि ये डिजीज है या नहीं, तो उसमें जो डीएनए सीक्वेंसेस है उसको हाइब्रिडाइज करते थे, किसके साथ, रेडियो एक्टिव VNTR, रेडियो एक्टिव प्रोब मतलब कि प्रोब वो हुआ जो हम पहले से ही बना के रखते हैं। ठीक, तो पहले से ही जो डीएनए सीक्वेंस बना के रखे हुए हैं, है ना, या न्यूक्लियोटाइड बना के रखे हुए हैं जिसमें क्या है, रेडियो एक्टिविटी है, तो अब वो जो नया स्ट्रेच बनेगा, हाइब्रिडाइज होके बनेगा, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जाके ऐड होगा, और उस सीक्वेंसेस, है ना, उस रेडियो एक्टिव जो हमारा प्रोब बना हुआ है, डीएनए सीक्वेंसेस बना हुआ है, तो वो जाके अटैच होगा, और जब अटैच होगा तो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा उसमें अटैच होने के बाद, तो हमें पता चलेगा कि उसमें वो डिजीज है या नहीं। और इसी तरह का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया गया। इट इंक्लूड, है ना, इसमें क्या क्या होता है, वेस्टर्न साउदर्न ब्लोटिंग का बात कर रहा है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेटेड या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों सेम है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसमें सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उस डीएनए को क्या किया, जो मिनी सैटेलाइट हम लोगों ने लिए, ठीक है, उसमें क्या किया कि डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया, तो बहुत सारे उसके फ्रेगमेंट हो गए। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उस डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं कैसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, मतलब डिफरेंट साइज ऑफ द, है ना, डीएनए सीक्वेंसेस आर सेपरेटेड, अलग अलग साइज का हमें सेपरेशन मिलेगा। ट्रांसफरिंग ब्लोटिंग of separated DNA fragment to the synthetic membrane such as nitrocellulose और the nylon membrane पे उसे क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, और उस ट्रांसफर को ही क्या नाम दिया गया, ब्लोटिंग नाम दिया गया। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, और उस डीएनए का ना हाइब्रिडाइजेशन किया गया, ठीक है, उससे हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन किया गया। ठीक, तो हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन, है ना, PCR की मदद से करते हैं, तो उससे हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन किया गया, तो उसमें लेबल्ड VNTR का यूज किया, जो पहले से ही लेबल किया गया था। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, और जो हाइब्रिड डीएनए अगर उस प्रोब के उस प्रोब जो हमारा डीएनए सीक्वेंसेस का प्रोब हमने रेडियो एक्टिव बना रखा है, अगर उसके सीक्वेंस, उसके कम्प्लीमेंट्री जीन अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच हो जाने के बाद, है ना, वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड सोन इज फिंगरप्रिंट, और इसी तरह का सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है 5.1 में। अब देखते हैं, द VNTR बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर्ड टू एज मिनी सैटेलाइट, है ना।
द VNTR बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट। जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट आते हैं, जो छोटे छोटे रिपीटेड नंबर में आ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? मिनी सैटेलाइट बोला जाता है। ए स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली इन मेनी कॉपी नंबर, है ना। ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट का बात हो रहा है कि स्मॉल DNA का सीक्वेंस जो है वो अरेंज होता है मेनी कॉपी नंबर, मतलब इसका बहुत सारा नंबर होता है इस तरह से। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। और इसका कॉपी नंबर जो है, मतलब ये कितने बार रिपीट होंगे, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग क्रोमोजोम पे अलग अलग ये डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ रिपीटेड सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और नंबर ऑफ रिपीटेड सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो है ये बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, क्योंकि इससे तो DNA आरएनए प्रोटीन का बनना है नहीं, तो इसमें जो भी म्यूटेशंस होते हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो होते हैं। एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम साइज ऑफ 0.1 टू 20 KB। ऐसे क्या होता है? 0.1 से 20 KB तक इसमें क्या होते हैं? VNTR का फॉर्मेशंस होते हैं। मतलब वो छोटे छोटे स्टेज जो होते हैं ना, वो 0.1 से 20 KB के बीच का होता है, और वो रिपीटेड होते हैं। Consequently, after hybridization with VNTR probes, the autoradiography gives many band of different size, है ना। अब इसका जब हाइब्रिडाइजेशन VNTR प्रोब से करते हैं, है ना, प्रोब से करते हैं, जो पहले से बना हुआ है उससे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास द ऑटो रेडियोग्राम्स गिव्स मेनी बैंड ऑफ डिफरेंट साइज। तो इसमें क्या होता है? अलग अलग बैंड हमें मिलता है, डिफरेंट साइज का अलग अलग बैंड हमें मिलता है। ठीक, जो हमारा प्रोब है जो पहले से बना हुआ है, उससे अगर कोई DNA सीक्वेंसेस मैचिंग कर गया, ठीक, उससे अगर कोई DNA फ्रेगमेंट जो है वो क्या हो, कम्प्लीमेंटेटिव मैचिंग कर गया, तो उसके साथ अटैच हो गया, तो उसका क्या होता है? अलग अलग DNA फ्रेगमेंट हमें मिलता है। दिस बैंड गिव्स द करेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल्स DNA। और ये बैंड जो होते हैं एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न शो करता है। ठीक, जिस तरह के, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के लिए ये पैटर्न जो होगा वो अलग अलग होगा। इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैटर्न होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अलावा बाकी सब में ये अलग अलग होंगे। द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ PCR, है ना। अब इस टेक्निक का, है ना, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है? PCR का यूज करते हैं हम लोग। ठीक, polymerase chain reaction का। Consequently, DNA from single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis। यहाँ तक कि अगर सिंगल सेल का DNA भी मिल गया तो ये इनफ है कि फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस करने के लिए। इन एडिशन टू एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस में इसका एप्लीकेशन क्या है? इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इससे क्या होता है कि पॉपुलेशंस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी कितने हैं ये भी पता किया जा सकता है। करेंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंटिंग। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे अलग अलग प्रोब्स जो हैं यूज होते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग बनाने के लिए। यहाँ पे जैसे कि पेरेंटल का क्रोमोजोम्स है और मैटरनल का क्रोमोजोम्स है। क्रोमोजोम नंबर 7, क्रोमोजोम नंबर 7, क्रोमोजोम नंबर 2, क्रोमोजोम नंबर 2, क्रोमोजोम 16 एंड 16, है ना। DNA फ्रॉम इंडिविजुअल A एंड DNA फ्रॉम इंडिविजुअल। नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, है ना। यहाँ पे टेंडम रिपीट जो है यहाँ पे शो कर रहा है टेंडम रिपीट। तो जो टेंडम रिपीट यहाँ पे शो किया, ठीक, वही सेम रिपीट जो है टेंडम रिपीट यहाँ पे B वाले पार्ट में भी टेंडम रिपीट शो किया। तो इससे पता चलता है कि सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन DNA fingerprinting, few representative chromosomes have been shown in contain different copy number VNTR for the sake of understanding different color schemes have been
used to trace the origin of the each band in the gel। अलग अलग तरह का क्या हुआ, कलर का यूज किया गया है ताकि डिफरेंट दिखे। The two allele paternal और maternal of chromosome also contain different copy number of VNTR। मतलब कि पेरेंटल और मैटरनल में भी अलग अलग, क्योंकि दोनों क्या है सेम लाइन से नहीं आ रहे हैं, अलग अलग लाइन से आ रहे हैं, तो उसमें VNTR का जो होगा वो अलग अलग होगा। इट इज क्लियर दैट द बेंडिंग पैटर्न ऑफ DNA फॉर क्राइम सीन मैच विद द इंडिविजुअल्स बी नॉट विद दे। और इससे क्या पता चलता है कि जो बेंडिंग पैटर्न मिला हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग में, जो क्राइम सीन पे मिला, और जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बी है उसके साथ क्या हो रहा है, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो था क्राइम सीन पे कौन था अवेलेबल, ये बी वाला इंडिविजुअल जो था वो अवेलेबल है। और इस तरीके से पता करते हैं। तो यहाँ पे हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।